हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। इसमें हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ कार्बन एटम देखेंगे इन 2D प्लेन और बात करेंगे कन्फर्मेशंस की। इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं, खासकर 3 और 4 इस लेक्चर को देखने के लिए। और इसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग कल से हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन्हें एल्काइलाइड पढ़ना है उनके लिए भी, अल्कोहल पढ़ना है उनके लिए भी, और एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है। मतलब हाइड्रोकार्बन इज लाइक अ बैकबोन ऑफ रिएक्शन थिंग, ठीक। तो वहाँ से शुरू करेंगे और हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे पूरी ऑर्गेनिक को, और पैरेलली हम लोग फिजिकल भी शुरू करेंगे, ठीक है। PYQ सीरीज में अगला चैप्टर आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वो भी देखना ही है और उनके क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो और आएगी काइनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक, इस वीक 2 वीडियो आ जाएंगे। किसके? एक आ जाएगा काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग का, और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। तो लगातार यार एफर्ट डाल रहे हैं। 8 सीरीज भी चल रही है, उसमें तुम जो डाउट भेज रहे हो ना, उसी पे तुम्हारे सोल्यूशन बना के दे रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ डाउट पोस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लिखो, जिससे कि ये पता लगे कि आप लोग डाउट्स में क्या पूछ रहे हो, जिससे हमें मतलब आपकी से परेशानी पता लगेगी, तो हम सोल्यूशन एग्जैक्ट दे पाएंगे हम लोग, है ना। तो पूरी हम लोग लगे हुए हैं, जिससे तुम्हारे साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग आउटपुट तुम्हारे से निकलवा सकें, ठीक है। टाइम रनिंग फास्ट, हम लोग अगस्त के लास्ट में हैं, और हम लोग चिंता मत करो, सितंबर के एंड तक हम लोग, लगभग सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग पूरी ऑर्गेनिक को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। 4 लेक्चर आएंगे एक बार में, तो एक 4 लेक्चर में तो या 5 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, और हाइड्रोकार्बन के खत्म होते ही अल्काइलाइड वगैरह तो फिर तेज़ी से जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलली हम लोग कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें यार, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अभी हम मान के चलो कोई रॉकेट तो मैं चला नहीं दूंगा, और डेली अगर पढ़ा दूंगा तो तुम उतना कवर अप नहीं कर पाओगे। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, ये कमेंट करके बताना कि डेली मैं अगर थ्योरी का ही एक वीडियो डाल दूँ तो तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरे को लगता है कि 5-6 क्लासेस तो तुम वीक की नहीं कर पाओगे, है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो यार, लेकिन कम लोग देख रहे हैं, बहुत ही तो पता चल ही रहा है मेरे को। और हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? अपनी प्यारी वेबसाइट dextercam.in पे मिलते हैं, जहाँ पे अध्याय बैच में जाके लेक्चर नंबर पे क्लिक करके तुम्हें लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट भी तुम उठा सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब बात हमें करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, जिसमें हम वेज डैश प्रोजेक्शन भी करते हैं। दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन, तीसरा है न्यूमैन, और चौथा है सॉहर्स। ये 4 तरह के मेन प्रोजेक्शन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। मेन के यही 4 होते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। तो पहले करते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन की। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बेसिकली क्या है कि हमने एक कार्बन लिया, और ABCD, उसके ABD और F हमने 4 बॉन्ड लगा लिए। एक को प्लेन के अंदर रखा और एक प्लेन के बाहर रखा। डैश मतलब है गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, और वेज का मतलब है कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर। तो अगर हम मान लो कि ये मॉलिक्यूल देख लें, ठीक है, ये मॉलिक्यूल देख लें, तो इसमें देखो 1, 2, 3 और एक 4, ये 4 आइटम्स है। अब इसे फ्लाइंग वेज में अगर हमें देखना है, तो फ्लाइंग वेज को अगर हम 2D में प्रोजेक्ट करें, तो जरा ध्यान से देखना। हम ऑरेंज वाली बॉल को और ब्लैक वाली बॉल को क्या करेंगे? ऑरेंज वाली को और ब्लैक वाली को, जो ये वाली दोनों है, इसे एक प्लेन में रख लेंगे इस तरह से। देखो ये एक प्लेन में आ गए, दिख रहे होंगे। ये वाइट वाली बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है और एक वाइट वाली बॉल मेरी तरफ आ रही है। तो जो मेरी तरफ आ रही है वो कौन सी है? वो डैश वाली है। और जो तुम्हारी तरफ आ रही है वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो है वेज पे, ठीक है। तो ये 2 बॉल्स एक प्लेन पे हैं, एक जो मैंने हाथ से पकड़ा रखी है ये, और एक जो सामने दिख रही है ये वाली। जो सामने दिख रही है तुम्हें ये वाली, ये किस पे है? वेज पे है। जो पीछे है वो किस पे है? डैश पे है। और 2 बॉल्स प्लेन पे है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है। या तुम चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो कि इन दोनों को एक प्लेन पे रख लें, व्हाइट वाली को, और अब ऑरेंज वाली। और ऐसे देखो तो ऑरेंज वाली किधर आ रही है, किधर आई? कमेंट करके बताओ ऑरेंज किस पे होगी, जल्दी से कमेंट करके बताना है ऑरेंज किस पे होगी। ऑरेंज होगी वेज पे, और ब्लैक वाली होगी, ऑरेंज वाली होगी डैश पे, और वेज वाली होगी, ब्लैक वाली होगी वेज पे। तुम्हारे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में ऑरेंज वाली वेज पे और ब्लैक वाली डैश पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा? ये हमारा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन हो गया, जिसमें जो वेज पे है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और जो डैश पे है वो तुमसे दूर जा रहा है। सिंपल बात है, ठीक है। बात समझ आनी चाहिए, इसीलिए मैं बॉलिस्टिक मॉडल लेके बैठा हूँ। ये हेल्प कर रहा है थोड़ी बहुत। बताना मेरे को अगर कुछ हेल्प इससे हो रही है या नहीं हो रही, तो आगे से अगले साल के बच्चों के लिए भी तैयार रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, ठीक। आगे बात करें तो फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग जो ऊपर कार्बन है, इसी को अगर हमें प्रोजेक्ट करना हो 2D में, तो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? इसे हम एक क्रॉस के फॉर्म में प्रोजेक्ट करते हैं, प्लस के फॉर्म में। तो बेसिकली देखो,
कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन था, अभी हम इसे ऐसे देख रहे थे, देखो ध्यान से कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक। sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो हम इसे कैसे देख रहे हैं, हम इसे देख रहे थे कि दो कार्बन को एक प्लेन में रख ले रहे थे, व्हाइट वालों को, और एक ऑरेंज वाला तुम्हारी तरफ और ब्लैक वाला मेरी तरफ था, ठीक। अब हम इसे ऐसे देखेंगे कि ये तुम्हें इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है, देखना जरा, इस लाइन पे देखना है ऐसे, ठीक। या अगर हम इसे बना दें तो ऐसे देखना है, ठीक है। अब अगर ऐसे देखना है तो तुम देखो इस एक्सिस के अलॉन्ग देखना, पेन को देखना, इस एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। अब अगर इसे कॉपी पे प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी ये वाली, और ये एक प्लस का साइन बनता हुआ दिखाई देगा, देखो दिख रहा है, ये दोनों सेम प्लेन पे आ गए और ये दोनों सेम प्लेन पे आ गए। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और एक वर्टिकल लाइन बनेगी, दो बनेगी। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, एक वर्टिकल लाइन बना ली। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो बेसिकली ऐसा है, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कमिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आ रही हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है। देखो ये दो, अगर मैं इसे ऐसे रख लूँ हाथ पे, ठीक है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन किधर आ रही है, ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है और वर्टिकल लाइंस कहाँ जा रही हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं। तो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स द एटम कमिंग आउटवर्ड एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द एटम गोइंग इनसाइड द प्लेन। और फेजर प्रोजेक्शन बनाते समय ये बात का ध्यान जरूर हम रखेंगे कि द हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी केप्ट एट द टॉप। जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसे हम कहाँ रखेंगे, टॉप पे रखेंगे हमेशा, ये रूल है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये फिशर को हम लोग कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, लेकिन बेटर है पहले हम ये समझ जाएं। तो हमने क्या बनाया, बेसिकली इसे अपने प्लस फॉर्म में बनाया, प्लस फॉर्म में बीच में कार्बन है और 4 वैलेंसी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तुम्हारी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द यू आ रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रही है, यानी पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। इतनी बात मैं मानता हूँ कि समझ में आ गई होगी, तो फिर आगे बढ़ा जाए पॉजिटिवली, ठीक। अब जैसे तुमने कई बार फिगर बने देखे होंगे कि अगर मैं लिखूं CHO OH CH2OH और H, इसका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड कब कहते हैं इसे, देखो एक नॉमेनक्लेचर तो हमने स्मॉल डी और स्मॉल एल पढ़ा था, अब ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी है नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं कि जो लोअर मोस्ट कार्बन है उससे अगर फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में है तो वो डी फॉर्म है, और इस नाम को उठा के नीचे लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा ना, बेटर रहेगा। ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है, और अगर हम इसमें इस तरह से बना दें इसे कि H इधर लिख दें और OH इधर लिख दें, और हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो एल्डिहाइड वाला है वो ऊपर है, तो ये क्या है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। एल कब कहेंगे, जब लोअर मोस्ट कार्बन से जो फर्स्ट कार्बन होगा, नीचे से दूसरा कार्बन जो होगा CH2OH के बाद वाला कार्बन, अगर उसमें OH राइट में होता है तो डी फॉर्म होती है, और लेफ्ट में होता है तो एल फॉर्म होती है। और डी और एल हैज़ नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, दे आर सिंपली द नोटेशन। कैपिटल डी लिख देते हैं इस बात को, कैपिटल डी और कैपिटल एल हैज़ nothing to do with ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब दैट इज डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल, मतलब वो डेक्स्ट्रो या लेवो नहीं है, वो सिंपली नोटेशन है, उनका कोई लेने देना नहीं है। जैसे तुम ग्लूकॉन डी पीते हो, अगर अच्छा इसमें देख लेते हैं, ग्लूकॉन डी तो पीते हो ना, उसमें डी क्या होती है, वो डी ग्लूकोज होती है। वो कैसी ग्लूकोज होती है, डी ग्लूकोज है, तो इसलिए तुम लोग ग्लूकॉन डी पीते हो, ग्लूकॉन एल नहीं पीते हो ना। तो ग्लूकॉन डी में विटामिन डी नहीं होता, ग्लूकॉन डी में मतलब डी ग्लूकोज है वो, ठीक है। तो इसमें बताओ ये कि कौन से आइटम बाहर आ रहे होंगे, जरा कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन आइटम बाहर आ रहे हैं प्लेन के। तो ये OH और ये H क्या हो रहा है, कमिंग आउट ऑफ प्लेन,
कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये CHO और ये CH2OH, ये कहाँ जा रहे हैं? इन्हें अगर हम हाईलाइट कर दें तो ये कहाँ जा रहे हैं? गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक, पीछे की तरफ जा रहा है। और हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा है? दिस कार्बन इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड। ये बात पता थी कि नहीं पता थी? एक बार कमेंट करके बताना। ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है जो कहाँ पे? टॉप पे रखा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा पास क्या बन गया? फिशर प्रोजेक्शन बन गया। तो अगर हम इसकी एक और फॉर्म बनाना चाहें, जैसे अगर तुमने कहीं पे बनी देखी हो बुक्स में, तो इस तरह की फॉर्म बनी देखी होगी। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कैसा कंपाउंड है? मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड है यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा क्या? मीजो कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम और बनाना चाहें तो दो और बना देते हैं तुम्हारे लिए, चलो बिल्कुल सेम। OH इसे हम इसे मतलब हम लोग D या L नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें CH2OH नहीं, वो केवल ग्लूकोज शुगर्स के लिए ही होता है, मतलब ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये बन गया। और एक इसकी मिरर इमेज बना देते हैं। इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो क्या आएगी? CH3OH H OH और CH3। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो और कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसे थोड़ा पूरे ही लिख देता हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर लिख देता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है। ठीक, ये क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और मीजो कंपाउंडर ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स हैं? दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मैं रिवाइज करा रहा हूं, दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो दे आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। जो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड प्रोजेक्शन आता है वो आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या जाता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने 2 कार्बन ले लिए। देखो ध्यान से, हमने क्या किया? हमने 2 कार्बन ले लिए। ठीक, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए 2 कार्बन ले लिए, तो हम इसमें एग्जांपल ले लें C2H6 का। और हम इसे यहां पे आंख लगा के देखेंगे इसे। ठीक, तो इसे कैसे देखेंगे? इसे ऐसे देखेंगे। देखो, जब इसे अपनी आई लाइन पे देखोगे, ऐसे बिल्कुल सामने रख के, है ना, तो जब इसे हम बिल्कुल आई लाइन पे रखेंगे तो हमें एक कार्बन दिख रहा होगा और एक पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा। तो जो कार्बन हमें दिख रहा है उसे हम बनाते हैं डॉट से, और जो नहीं दिख रहा है उसे हम पीछे बड़ा स्फीयर बना देते हैं।
तो जो दिख रहा है उससे हमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो इसके जस्ट पीछे वाले हाइड्रोजन हैं जो हमें नहीं दिख रहे थे। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कैसे बनाया, ये हमें दिख रहा है और ये देखो इनका एंगल ऑलमोस्ट 120 डिग्री क्यों है, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम्हें कैसा दिखाई देगा, तुम्हें 120 दिखाई देगा, तो हमने 120 बना लिया। अब इसे हमने रोटेट कर लिया, देखो हमने इसे रोटेट कर लिया। जब रोटेट किया तो देखो ध्यान से कि हमने रोटेट किया इसे, तो हमें ये कार्बन, ये हाइड्रोजन दिख रहा, नीचे हाइड्रोजन दिख रहा, इधर हाइड्रोजन दिख रहा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन दिख रहा। तो ये हमने रोटेट कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये 3 हाइड्रोजन आ गए और 3 हाइड्रोजन इसके पीछे आ गए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, इक्लिप्स्ड फॉर्म। जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, वैसे ही क्या इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब है कि एक ने दूसरे को ढक लिया। देखो ध्यान से, अब तुम्हें ऑरेंज वाला दिख रहा है, इसके पीछे ग्रीन वाला दिख रहा था, देखो ये ग्रीन वाला है ना, लेकिन नहीं दिख रहा ना तुम्हें अभी। अगर हम ऐसे दिखाएं तो व्हाइट के पीछे वाला, ऊपर वाले टॉप के पीछे वाला व्हाइट वाला भी नहीं दिख रहा, देखो। ठीक, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। अब हमने क्या किया, इसे 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। जब 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बन गया, आगे वाले कार्बन को फिक्स रखा, पीछे वालों को हमने रोटेट कर दिया, तो इससे बन गई स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमें हर डिग्री एंगल पे घुमाने पे एक नया कन्फर्मेशन बनता, हमें हर डिग्री घुमाने पे एक नया कन्फर्मेशन मिलता। हम इसे ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं और हमें नए नए कन्फर्मेशन मिलते जाते हैं। लेकिन जो फ्रूटफुल कन्फर्मेशन है वो हमारे लिए 60 डिग्री पे ही है, तो हमने 60 डिग्री वाला ही लिखा। ठीक, अब ये तो बात हो गई इसे कैसे देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम ब्यूटेन के बनाना चाहें तो ब्यूटेन के कैसे बनाएंगे भाई। ब्यूटेन के अगर हम बनाना चाहें तो ब्यूटेन के कन्फर्मेशन कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, ब्यूटेन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, तो ये CH3 CH H CH3 H और H है। ठीक है, CH3 H और H है। अब जब इसके कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे तो हमने मान लिया कि इन दोनों कार्बन्स के बीच में कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, स्फीयर बनाया। एक कार्बन से देखो क्या क्या कनेक्टेड है, CH3 H और H, और पीछे वाले कार्बन से भी CH3 H और H। ठीक है, इसे हम कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हमने क्या किया, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे H आ गया। देखना भाई, हम लोग पहली बार यूट्यूब पे मैं आइसोमेरिज्म इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो। बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों के, कई आंसर गलत आ रहे होंगे, कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसे वीडियो को 1-2 बार देखना पॉज कर करके, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ जाए मेरी बात, है ना। अब इसे फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब 60 डिग्री क्लॉकवाइज इसे फिर से रोटेट किया तो देखना हुआ क्या भाई, CH3 H और H। अब ये CH3 यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे आ गया। तो ये बताओ कि क्या H CH3 को इक्लिप्स कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा आ गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड आ गया, और इस फॉर्म को कहते हैं गॉश फॉर्म। गॉचे नहीं कहते, गॉश कहते हैं। क्या कहता है, गॉश। फिर हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे यार, क्योंकि हमें तो 60 डिग्री ही रोटेट करना है। तो 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या बन गया भाई, ऊपर वाला तो वैसे ही रहा। ठीक, H और H है,
यहाँ CH3 आ गया, यहाँ H आ गया और यहाँ पे H आ गया। अब इसमें देखो CH3 के अपोजिट में है, H के अपोजिट में है दोनों, तो इसे हम कहते हैं एंटी फॉर्म। क्या कहते हैं? एंटी फॉर्म। ठीक, फिर इसे 60 डिग्री रोटेट किया। जब इसे 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या बन गया ये? CH3 H, फिर से CH3 आ गया, H आ गया और H आ गया, तो ये क्या बन गई? पार्शली इक्लिप्स बन गई। फिर इसे 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे CH3 आ गया और ये H आ गया, तो ये फिर से क्या बन गई? गॉस फॉर्म बन गई। और फिर ये इसे 60 डिग्री रोटेट किया तो फुल्ली इक्लिप्स बन गई। तो बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स बन गए। कौन कौन से बने? बना हमारे पास एंटी, फिर बना गॉश, फिर बना पार्शली इक्लिप्स्ड। 6 में से 4 ही अलग हैं, देख लो जरा। और फिर बना फुल्ली इक्लिप्स्ड। और यही जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। ये क्या है? ये क्या है? जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इन सबके ड्रॉ करने हैं, ये होमवर्क है। ड्रॉ एंड ऑल्सो राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से मैं एक बना देता हूँ और कुछ कठिन वाले बना देता हूँ, अपने आप अभी बना दे रहा हूँ जिससे तुम्हें आसानी रहे। और तुम्हें जो मैंने बताया था ना कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता, 3 मेंबर की रिंग को घुमा नहीं सकते, तो देखना जरा, मैं बना के दिखाता हूँ। पहला बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या है? CH2OH। ऐसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक है, अब इथाइलिन ग्लाइकॉल को कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में बनाना है, तो OH H H OH H H, ये क्या बन गया? फुल्ली इक्लिप्स बन गया। 60 डिग्री रोटेट किया तो OH बन गया, ये OH बन गया H, ये बन गया फुल्ली इक्लिप्स्ड। मैं इस क्वेश्चन को करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हें ये अंदाज़ा लग जाए कि इसमें करना क्या है, कैसे सोचना है, थॉट लाइन क्या होगी तुम्हारी, और तुम्हें कितनी मेहनत करनी बचेगी इसमें मेरे बाद भी। ठीक है, तो ये मेहनत वाला सवाल है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी यार, इतनी बनती भी है, करना नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे इतना कम मेहनत करके। तो ये क्या हो गया? आप ये 60 डिग्री फिर से घुमाया इसे, ये क्या बन गई थी? गॉश फॉर्म बन गई थी। तो तुम्हें 6 के 6 स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें 6 के 6 नहीं बनाने हैं। तो ये क्या बन गया? पार्शियली इक्लिप्स बन गया। और फिर इसे 60 डिग्री रोटेट कर लिया, तो ये कैसी फॉर्म बन गई? ये देखो, ये एंटी फॉर्म बन गई। यही 4 अलग अलग थे, हमने डिफरेंशिएट कर लिए चारों, बाकी तो फिर पार्शियली इक्लिप्स बनेगा और गॉश बनेगा और फिर फुल इक्लिप्स बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर इन जनरल क्या होगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी, फिर गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके गॉश फॉर्म में
इसके गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या हो रही है, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, क्या हो रही, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है। और जब भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ज़्यादा निखर के आएगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या लिखेंगे, एक्चुअल ऑर्डर जो लिखेंगे वो सबसे पहले कौन सा जाएगा, गॉश, फिर एंटी। पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड हमेशा पीछे ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, इन्हें कभी हम आगे नहीं रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा ही पीछे रहेंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें आनी नहीं चाहिए, तो ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी, ठीक। अब यार थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बड़ा क्या मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। होमवर्क करते रहो, फिर एक क्लास लेंगे जिसमें सब पूरा होमवर्क मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आसानी से बात समझ में जाएगी। अब देखो मैं 6 नंबर कर रहा हूँ सीधा, ठीक है, सीधा 6 नंबर पे जाता हूँ, क्योंकि साइकिल का बनाने में कई लोगों को दिक्कत आती, कितने लोगों ने इसका सही बनाया ये बताना मेरे को, अटेम्प्ट किया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा लिए और यहाँ पे लिख लिया CH2, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में बनाया इसे 1 और 2 के बीच में। तो देखना जरा 1 और 2 के बीच में कैसे बनेगा। 1 और 2 में 2 तो हाइड्रोजन है और एक CH2 है, जो CH2 है वो पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और H और H है, जो CH2 है वो पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और H और H है। अब इसे रोटेट नहीं कर सकते, देखो तुम कैसे भी रोटेट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब लिखते हैं अगर हम इसमें कि इफ यू ट्राई टू रोटेट, this bond will break down, so we cannot do this। इसलिए जो रिंग होती हैं उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, उन्हें रोटेट नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा था कि छोटे रिंग में रोटेट करना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं 7th भी बना देता हूँ तुम्हारे लिए, 8th तो अपने आप बनाना, है ना। कितने लोगों ने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म पहले से पढ़ रखी है, और इसके कन्फर्मेशंस भी पढ़ रखे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने इसे ड्राइंग बनाई, तो हाइड्रोजन्स लगा दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा दिए। कैसे लगा इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिलहाल के लिए मान लेते लगा दिए। तो हमने अब क्या करेंगे, 2 बार सर्कल बनाएंगे। तो एक हम ये ले लेते हैं 1 2, इसका नंबर लेते हैं 3 4, और इनका नाम डाल देते हैं 5 और 6, ठीक। तो हमने 2 गोले बनाने हैं, एक गोला बनाया देखो, और एक गोला बनाया देखो। इसमें हमने कार्बन नंबर 1 को बनाया, तो हाइड्रोजन नीचे था, हाइड्रोजन ऊपर था। हाइड्रोजन देखना जरा 1 वाले के कौन कौन से, ये वाले ऐसे आ रहे थे तो ये वाले भी ऐसे आ गए, ठीक। अब जैसे एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है उससे कार्बन जुड़ा हुआ है 6 नंबर वाला, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है 3 नंबर वाले से, जिससे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसके साथ में सेकंड नंबर वाला कार्बन है, उससे हाइड्रोजन एक ऊपर है और एक हाइड्रोजन इधर है, और जो नीचे है वो क्या आ रहा है, वो CH2 आ रहा है, कौन सा, 5 नंबर वाला, और ये इससे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसमें देखो 4 नंबर पे हाइड्रोजन एक ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे आया, तो ये बन गया। इसका नंबर क्या डालना है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 3 है, इसके पीछे वाले का नंबर 2 है, इसका नंबर 4 है, ठीक। तो ये हमने इसका कन्फर्मेशन बना दिया, और इसे भी रोटेट करना सही तरीका नहीं है क्योंकि ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं और बिल्कुल करते हैं,
ठीक, तो मैंने ये बना के देख दिया। बाकी मैंने 3 तो बनाई दिए तुम्हारे में से 8 में से, तो बाकी को तुम लोग घर पे अटेम्प्ट करके लाओगे। पीएच वगैरह का ध्यान रखोगे कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसका मेरे को घर पे बनाओगे अपने आप, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर चाहिए कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, आंसर सही दे दिया तो मैं मान लूँगा कि सही बनाया है। ठीक, अब बात करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की। ठीक, हेडिंग डाल लेते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हेडिंग डालते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस देखने हैं। तो साइक्लोहेक्सेन को जब हम बनाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन का ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉवर्थ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसे? हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं इसे। ठीक, जब हम इसके कन्फर्मेशन बनाते हैं तो इसके कन्फर्मेशन जब बनते हैं तो वो 4 तरह से साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 चेयर फॉर्म, नंबर 2 हाफ चेयर फॉर्म, नंबर 3 बोट फॉर्म, नंबर 4 इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म। ठीक, तो चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म और ट्विस्ट बोट फॉर्म, इनमें अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है इन जनरल लिखना जरूरी है, स्पेसिफिक केस में वेरी कर सकता है। इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म, चेयर के बाद आती है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद आती है बोट, और बोट के बाद आती है हाफ चेयर। ठीक, सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब हम चेयर फॉर्म को बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे, तो चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा बढ़िया से चेयर फॉर्म बनाना ध्यान से मेरे साथ, अच्छी बनाओगे तो मज़ा आएगा बनाने में। तो क्या करो, रूल लाइंस हैं तो उन्हें ऐसे करके खींच लो कि 2 हमने पैरेलल लाइंस खींची, मैं सेम कलर से सेम लाइन खींचूंगा, ध्यान रखना। तो मैंने पैरेलल लाइंस खींच ली, फिर मैंने 2 पैरेलल लाइंस और खींची, ठीक, फिर इन दोनों पैरेलल लाइंस को मिलाने के लिए भी हमने लाइंस खींची पैरेलल। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी चेयर फॉर्म बन गई। अगर तुम लाइन में बना रहे हो तो इसी तरह से बनाना है इसे, ठीक है। बढ़िया बनाओगे तो अच्छी दिखेगी, बढ़िया लगेगा तुम्हें। अब इसमें जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो ये वाले हैं, जो ऊपर ऊपर लगा रहा हूँ ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। जो ऊपर और नीचे लगे हैं वो क्या है? वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये क्या बन गया? ये एक्सियल बॉन्ड्स बन गए, अच्छे के अच्छे लग गए, ठीक। अब इक्वेटोरियल देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। कलर का ध्यान रखना कि जिस कलर से बना रहे हैं वो उसी के पैरेलल है। और तुम ये देख पा रहे होगे कि येलो लाइन इज नॉट पैरेलल टू ग्रीन वन, है कि नहीं? ग्रीन लाइन के पैरेलल नहीं है, ठीक। और वाइट वाली लाइन भी किसी लाइन के पैरेलल नहीं है। तो बिल्कुल बढ़िया से संभाल के स्ट्रक्चर बनाओगे तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा तो नहीं आएगा, रटना पड़ेगा, ठीक। मैं देखो कितना हाथ साथ के लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें सुंदर सुंदर दिखाई दे, ठीक। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं।
ठीक, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को अब दिखाने के लिए अगर हम इसमें रैंडम नंबरिंग कर लें, नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, तो नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई सुंदर सुंदर लिखा है, समझ में आ रहा, बहुत साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने तुम्हारे लिए एक साइक्लोहेक्सेन बना के भी लाया हूँ। ठीक, अब अगर साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है तो चेयर फॉर्म कैसी है, ऐसी फॉर्म है, इस पे एक आदमी ऐसे करके लेटा, रेक्लाइनर टाइप है, ठीक है ना। तो देखना जरा कैसे होएगा कि ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, देखो ध्यान से, ये क्या है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। इससे मेरे को चेयर बनानी है, तो देखो मैं चेयर बनाता हूँ इससे। तो देखो ये चेयर बन गई। अब तुम लोगों को इसमें दिखाई देगी कि नहीं देगी ये बड़ी समस्या है, लेकिन ये चेयर बन गई है ना, दूर से देखोगे तो भी दिखाई दे जाए, चेयर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसे और ऊपर कर दें और इसे और नीचे कर दें, तो देखो यार चेयर बनती हुई दिखाई देगी। ये कार्बन को देखो और ये कार्बन को देखो, ध्यान से देखना भाई, ये दोनों बॉन्ड पैरेलल आ गए एक दूसरे के, जो मैं पकड़ा हूँ जिन बॉन्ड्स को, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, तो देखो ये चेयर बन गई। चेयर से बोट बनानी हो तो देखो ये बोट भी बन जाएगी, तो देखो ये नाव की टाइप बन गई ना। ये क्या बन गई, ये बन गई बोट फॉर्म, है ना। अब बोट फॉर्म से भाई देखो, वीडियो में इससे ज़्यादा बड़ा तो मैं बॉलिस्टिक मॉडल के साथ इतना ही दिखा सकता हूँ। ये क्या बन गई, ये बोट फॉर्म बन गई। और हाफ चेयर बनानी है तो मैं बस इसे सीधा कर दूँ ऐसे करके, तो ये हाफ चेयर बन जाती है। ठीक है, कोशिश करो समझने की, समझ में आएगा। ये तुम्हें चेयर दिखनी ही चाहिए यार, मतलब ये कैसे दिखेगी ये बात ध्यान रखने की है, ये चेयर दिखनी ही चाहिए। ये चेयर है ऐसी, दिख रही है भाई, अब तो दिख रही है यार चेयर बढ़िया सी, कि एक बॉन्ड ऊपर दिख रहा है, ये वाला कार्बन ऊपर दिख रहा, देखो ये वाला कार्बन मैं जो पकड़ा हूँ ये ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर दिख रहा है और ये वाला नीचे दिख रहा है, तो देखो ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, चेयर बन गई हमारी। ठीक, फिर भी अगर तुम्हें ना समझ में आए तो ये पैरेलल बॉन्ड वाला ध्यान रखो, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि बॉलिस्टिक मॉडल तो होगा नहीं। अब जरा देखना ध्यान से कि 1,1 अगर लिखूँ मैं, अरे यार 1,1 लिखूँ, 1,1 एक्सियल और एक्सियल बॉन्ड्स कैसे हैं, एक्सियल 1,2 लिखो, 1,1 नहीं सॉरी 1,2 1,2 एक्सियल एक्सियल बॉन्ड कैसे हैं, एक एक्सियल ऊपर जा रहा है और एक एक्सियल नीचे आ रहा है, तो ये कैसे है, ट्रांस है एंड एंटी भी है, ट्रांस भी है और एंटी भी है, यानी कि 1,2 कैसे हैं, एक्सियल एक्सियल ट्रांस है या एंटी है। 1,2 इक्वेटोरियल 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 ट्रांस है बट नॉट एंटी। अब तुम कहोगे ट्रांस और एंटी में अंतर क्या होता है, कमेंट करके बताना जरा, ट्रांस और एंटी में अंतर क्या होता है। ट्रांस और एंटी में अंतर होता है कि ट्रांस मतलब कोई भी जो अपोजिट है उसे हम ट्रांस कह देंगे, ठीक है। एंटी का मतलब जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे है उन्हें हम एंटी कहते हैं, ठीक। तो एक बॉन्ड क्या हो रहा है, देखो जरा इसे, एक बॉन्ड, इसे देखना ध्यान से कि मतलब पूरे मॉलिक्यूल को छुपा ले अगर ध्यान से, तो देखो ये वाले को देखो तुम, किधर से दिखाएं जिससे तुम्हें दिखाई दे, ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला और ये वाइट वाला, ये तो देखो, तो ये ग्रीन वाला देखो नीचे की तरफ एंगल कर रहा है और ये वाला ऊपर की तरफ एंगल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरफ तो इंक्लाइंड है, लेकिन ये हैं कैसे, ये कैसे हैं, ये एंटी है, ये एंटी नहीं है, ट्रांस है, ये एंटी नहीं है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना कि 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल कैसा होगा, एक्सियल 1 पे एक्सियल और 2 पे इक्वेटोरियल, दोनों अपवर्ड की तरफ है, दोनों को देखो, दोनों का क्या है नेचर, कैसा ऊपर जाने का, इसका भी और इसका भी, इसका देखो नीचे आने का और इसका भी नीचे आने का, तो ये दोनों कैसे हैं, ये सिस हैं,
1 2 इक्वेटोरियल एक्सियल भी क्या है, सिस है। ठीक, 1 2 1 3 को देखो, 1 2 तो हो गया, 1 3 एक्सियल एक्सियल कैसे है, 1 3 एक्सियल एक्सियल देखो तो ये भी सामने ऊपर है और ये भी सामने ऊपर है, तो ये दोनों कैसे हैं, सिस भी हैं और सिन भी हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड एंगल का डिफरेंस नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सिस भी हैं और सिन भी हैं, तो दे आर सिस और सिन। 1 3 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सिस हैं लेकिन सिन नहीं है, नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के जीरो एंगल पे नहीं है। ठीक है, देखो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है अलग डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अब 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल लिखो तो ये क्या आ जाएंगे, ट्रांस आ जाएंगे, या 1 3 इक्वेटोरियल एक्सियल लिखो तो ये भी क्या आ जाएंगे, ट्रांस आ जाएंगे, यानी अपोजिट आ जाएंगे। ठीक, अब 1 3 के बाद 1 4 की बात कर लेते हैं, देखना जरा ध्यान से भाई, 1 4 को देखते हैं। 1 4 में देखो कि जो एक्सीएल है वो एक्सीएल के जस्ट अपोजिट है, यानी एंटी भी है और ट्रांस भी है, तो 1 4 एक्सीएल एक्सीएल कैसे है, ट्रांस भी है और एंटी भी है। 1 4 एक्सीएल इक्वेटोरियल कैसे है, या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कैसे है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, देखो आगे मैं बता रहा हूँ, जब मैं SN2 करूँगा, खासकर SN2 और E2 करूँगा, तो इन बातों की सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो विशेष कर समझने की कोशिश करो इन्हें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये ट्रांस भी हैं और एंटी भी हैं। 1 4 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, सिन है, सिस है, सॉरी क्या है, सिस है, और 1 4 इक्वेटोरियल एक्सियल भी कैसे है, सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इवन नंबर में आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 1 6 आ रहा है, तो वो कैसे होंगे, हमेशा एक्सियल एक्सियल एंटी होंगे और एक्सियल और इक्वेटोरियल हमेशा सिस होंगे। ठीक है, तो ये जनरल तरीके से बात कही जा सकती है और इसके कन्फर्मेशंस भी लिखे जा सकते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड आया, और हमसे कहा कि इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ कर दो। क्या कहा, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ कर दो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ट्रांस है, ट्रांस है, तो हम इसका जब चेयर फॉर्म बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक CH3 ऊपर रख सकते हैं और एक CH3 नीचे रख सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हम एक CH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक दूसरे CH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख सकते हैं। जब हम एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप रखते हैं तो जो 1 पे 3 पे जो डाई एक्सियल रिपल्शंस हैं, 1 और 3 पे क्या है, डाई एक्सियल रिपल्शंस है, ये वाले ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम लिखना हो तो दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम लिखना हो तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसे कहते हैं हम क्या, ये है 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। क्या है, 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। ठीक, 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। तो मैं एक दो क्वेश्चन लिख दूं, इसे तो मैं करना पड़ेंगे कि इनके मोर स्टेबल कन्फर्मेशंस बनाने हैं। ड्रॉ द मोर स्टेबल कन्फर्मेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोग लिख रहे होगे। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है, आराम से करना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बात। ठीक, अब इसके बाद बात आती है
कि हमने 3 तरह के कन्फर्मेशंस देख लिए और उनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने देख लिए और हमने उनके क्वेश्चंस भी करके देख लिए। साइक्लोहेक्सेन भी हम लोग सीख गए। अब बात आती है नंबर 4 टाइप के कन्फर्मेशन की, विच इज सॉहर्स कन्फर्मेशन। सॉहर्स कन्फर्मेशन। सॉहर्स कन्फर्मेशन कैसे बनाते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो न्यूमैन प्रोजेक्शन था जिसे हमने आई लाइन पे रख के देखा था उसका एंटी फॉर्म बना लेते हैं फिलहाल के लिए, या स्टैगर्ड कह लेते हैं। इस अब मॉलिक्यूल को अब आई लाइन पे ना रख के, हमने पहले ऐसे देखा था, देखो यार हमने इसे पहले ऐसे देखा था, है कि नहीं? तो हमने इसे अपनी आई लाइन से हटा के इसे 60 डिग्री पे ऐसे रख लेना है, ठीक। जब इसे 60 डिग्री पे रखोगे तो देखो तुम्हें ये घोड़े के 4 पैर दिखाई देने लगेंगे, ये हेड और ये टेल। अगर हम इसे घुमा दें, मतलब ऐसे ही रखते हैं, तो ये घोड़े के 4 पैर दिख रहे हैं, ये हेड और ये टेल दिखना शुरू हुई। तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे घुमा के रख दिया ऐसे 60 डिग्री पे। जो हाइड्रोजन्स थे उन्हें अरेंज करना शुरू करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे और 60 डिग्री पर अरेंज कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने क्या बना दिया, इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बना दिया। क्या बना दिया? सॉहर्स प्रोजेक्शन बना दिया। अगर हम इसकी, सॉरी ये तो हमने क्या बना दिया, इसका ये बन गया क्या, ये इक्लिप्स बना दिया मैंने। इसे सही कर देते हैं, इक्लिप्स की जगह इसे क्या बना देते हैं, एंटी बना देते हैं। यार एंटी दिया था ना हम लोगों ने ये, तो देखो एक एच नीचे है, बस सिंपल। देखो तुमने क्या किया कि ये तीनों एच को उठा के यहाँ पे प्रोजेक्ट करा दिया, और ये नीचे वाले बचे हुए तीनों को उठा के कहाँ पे प्रोजेक्ट करा दें, यहाँ पे प्रोजेक्ट करा दें। तो देखना भाई जरा, बस बन गया, सिंपल है। अगर हम इसकी इक्लिप्स फॉर्म बनाना चाहें तो जो मैंने पहले बनाई थी वो इक्लिप्स ही बना दी थी गलती से, तो इक्लिप्स बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हाइड्रोजन्स, तो ये इक्लिप्स फॉर्म बन गई। आसान है, सॉहर्स सबसे आसान प्रोजेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब यार लग रहा है कि इस लेक्चर को हमें बीच में ही वाइंड अप करना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन्स भी लेक्चर मतलब सीखना चाहते हो या नहीं, कन्वर्ट करना सीखना चाहते हो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, अगर करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, तभी सिखाऊंगा, ठीक है। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर की। आर एस नॉमेनक्लेचर, आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, रेक्टस मीन्स होता है टुवर्ड्स राइट, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये बेस्ड किस पे, ये बेस्ड है CIP रूल पे। ये किस पे बेस्ड है, CIP रूल पे। तो अगर हम मान लेते हैं कि CIP रूल में प्रायोरिटी हम सेट करेंगे तो एक कार्बन पे 4 नंबर करेंगे, तो 1 2 3 4 अगर प्रायोरिटी इस फॉर्म में आई तो हम 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे हमेशा, ठीक है। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये आर है, यानी कि रेक्टस है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये क्या है, ये एस है, सिनिस्टर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, एस। तो आर मतलब राइट और एस मतलब सिन मतलब सिनिस्टर यानी लेफ्ट, ठीक। अब हमें करना क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसे हमेशा प्लेन के नीचे लाना है। अच्छा, तुम्हें इस बात पे ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक बात और कंफ्यूजन की स्थिति भी बन रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ, तसल्ली रखो थोड़ी, है ना। कह रहा whenever the wedge dash is given then the lowest priority should always be below the plane। जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसे कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट बिलो द प्लेन देन वी विल डू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस एंड ब्रिंग इट बिलो द प्लेन बिफोर नेमिंग। हम लोग नाम रखने से पहले उसे क्या करेंगे, बिलो द प्लेन लेके आएंगे, ठीक। तो हम एक सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में ऐसी भी आ रही होगी कि सर जो ए है यहाँ पे एफ आ जाए, सॉरी यहाँ पे डी आ जाए, ठीक, यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे एफ आ जाए। तो 1 नंबरिंग इसकी थी, 2 इसकी थी, 3 इसकी थी, 4 इसकी थी। ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकते हैं हम लोग,
है कि नहीं? ये भी तो दिमाग में आ ही रहा हो कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग 1 से 2 की तरफ चलेंगे। 1 से 2 और 4 को छोड़ देंगे, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 की तरफ जाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि ये क्या है, ऐसा। ठीक है ना? अब अगर हमसे कोई कहे कि नाम लिखना है, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख लिया CS3, BR, CL और H। हमें इसका RS नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक, कैसे करेंगे RS नॉमेनक्लेचर? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर CH3 की और फिर CH4 की, मतलब H की। और H क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी, और ये कहाँ पे है? बिलो द प्लेन है। ये कहाँ है? ये बिलो द प्लेन है। तो हम 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, 4 की चिंता नहीं करनी है। तो ये कैसे घूमा? क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन गया? R बन गया। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये क्या बन गया? R बन गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब यार हम ये सोच रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर, मतलब कि फिशर को वेज डैश में, वेज डैश को फिशर में, फिशर को न्यूमैन में, न्यूमैन को सॉहर्स में, सॉहर्स को फिशर में, इन सबको कन्वर्ट करना हम लोग एल्काइल हाइड में सीख लें, चलेगा। थोड़ा कोर्स आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो एक लेक्चर और लाना पड़ेगा। तो एक लेक्चर और नहीं लाएंगे, इसे यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और यहीं पे ख़त्म करेंगे इसे थोड़ी देर में, 10 मिनट और लूँगा बस, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, वो जब अल्काइल ऐड करेंगे तो करेंगे, क्योंकि उसके डिस्कशन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं होती है ना। ये बताना तुम लोगों ने कितने लोगों ने कन्वर्जन्स पढ़ रखे हैं और अच्छे से, और फिर मैं जो कन्वर्जन दूंगा उसे होमवर्क में करके रखना। जिन लोगों ने कर रखे उनके लिए मैं होमवर्क लिख दूँ क्या? ये भी कर सकता हूँ मैं तो, और होमवर्क वाली क्लास में बता दूँ, ये भी कर सकते हैं। तो पहले होमवर्क वाली क्लास में बता देंगे, ये लिख देते हैं सारे कन्वर्जन है ना। देखो कैसे। अब अगर हमने क्या किया कि मान लो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हमने लिख लिया CS3, यहाँ पे लिख लिया BR, यहाँ पे लिख लिया H और यहाँ पे लिख लिया CL। अब जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो बिलो द प्लेन नहीं है। देखो क्या है, 1 2 3 4, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है। लिख देते हैं इन दिस केस द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट बिलो द प्लेन। लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है तो वी विल डू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस टू ब्रिंग इट टू द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो हमने इसे फर्स्ट IC लिखा, फर्स्ट IC लिख देते हैं इसे, ऐसे फर्स्ट लिख देते हैं, न्यूमेरिक में लिख देता हूँ। फर्स्ट IC लिखा, यानी फर्स्ट IC का मतलब इंटरचेंज। फर्स्ट इंटरचेंज में हमने क्या किया कि हमने CH3 और BR को तो नहीं छेड़ा, H को नीचे ले गए, जो हमें H नीचे चाहिए था, और CL को ऊपर ले आए। सेकेंड इंटरचेंज में हमने क्या किया, क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने हैं, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस आर नॉट अलाउड, तो हमने सेकेंड इंटरचेंज क्या किया कि यहाँ पे ले लिया BR और यहाँ पे ले लिया CS3। मतलब एक इंटरचेंज में दो चीज़ें घूमेंगी, जैसे H और CL घूमा, दोनों आपस में इंटरचेंज हुए तो एक इंटरचेंज कहेंगे उसे दो इंटरचेंज नहीं कहेंगे, एक इंटरचेंज कहेंगे। ठीक है, तो CL यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे आ गया, तो ये सेकेंड इंटरचेंज हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर हम इसका नंबर कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये कैसा घूमा? एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ये कैसा आया? S। ठीक, अगर तुम इसमें इसकी नंबरिंग करते तो देखो ये कैसे घूमता, क्लॉकवाइज घूमता, और तुम्हारा क्या आ जाता? R। तो ये गड़बड़ हो जाती। ठीक, तो लोएस्ट प्रायोरिटी को क्या करेंगे हम? बिलो द प्लेन लाएंगे, और बिलो द प्लेन ला के हम नंबरिंग करेंगे, तभी बात बनेगी हमारी। ठीक, अब अगर कार्बन एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? लिख लेते हैं, इफ मोर देन 1 कार्बन is present in the chain and it's chiral, then no need to interchange
if the lowest priority is below the plane, lowest priority is below the plane, तब भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट the R or S nomenclature according to CIP rule and write the reverse of what you get as answer. सपोज दैट, मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो कि हमारा आंसर कैसा आ रहा है, आर आ रहा है बिना इंटरचेंज किए, तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और अगर एस आ रहा है तो हम आर लिखेंगे। जो हमने कैलकुलेट किया उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है ऐसा, यहाँ पे बी आर और एच है, यहाँ पे एच और बी आर है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन का नंबर 1 आ गया, इधर नंबर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 4। तो इसमें तो लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इसे 1 2 3 4 किया तो ये क्या क्लॉकवाइज आया, तो ये आर आ गया। जब इसमें नंबरिंग करी सेकंड वाले में, तो इसका नंबर ब्रोमीन का नंबर 1 आया, इस चेन का नंबर 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया। अब हम इसे इंटरचेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमा तो ये आना चाहिए था क्या, आर। इट शुड बी आर, बट the lowest priority, which is H, is above the plane. So the correct answer would be S। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, S आएगा। तो जो आ रहा है हम उसका अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख दूं होमवर्क के लिए, यहीं पे कर लेना फटाफट। आर एस निकाल के देखना भाई। ठीक है, इसके हम पे आर एस करके दिखाना है सबको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ये करके दिखाने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कन्फर्मेशंस पढ़ लिए सारे, आर एस नॉमेनक्लेचर कर लिया, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग उठा लेंगे कि इसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हम लोग एल्काइल हैलाइड में करेंगे, क्योंकि वहीं पे जरूरत पड़ेगी, या हाइड्रोकार्बन से जरूरत पड़ेगी जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस कर रहे होंगे। यहाँ भी थोड़ा ओवरव्यू ले लो केवल, ठीक है। अब हम केवल इतनी सी बात करनी है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग काउंट कैसे करते हैं। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स तो सिंपल बात है, नंबर 1 लिखेंगे इफ द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल लिख लेता हूं। इफ द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल देन total number of stereoisomers is equals to 2 raised to the power n, where n is number of stereogenic centers, number of stereogenic, साफ साफ ही लिख देता हूं, सेंटर और एरिया, जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एरिया लिख रहे थे। और अगर इफ क्या, इफ
द कंपाउंड इज, कंपाउंड की स्पेलिंग गलत लिखी, इफ द कंपाउंड इज if the compound is symmetrical, compound is symmetrical, then total number of stereoisomers will be 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power p minus 1। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या होगा, p इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन एंड p इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड। ठीक है, तो यार ये तो बात हो गई नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स काउंट करने की। इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा होमवर्क वाली क्लास में, तो इसकी होमवर्क वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए। एक चीज़ और यार लिख लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं। हम लोगों ने जहाँ पे चेयर फॉर्म बनाई थी ना, वहाँ पे इन सबके ड्राइंग बना देता हूँ मैं ना। तो बोर्ड कैसी दिखेगी, देखो बोर्ड फॉर्म ऐसी दिखेगी, ये बोर्ड होगी। ट्विस्ट बोर्ड कैसी दिखेगी, हाफ चेयर कैसी दिखेगी, हाफ चेयर ऐसी दिखेगी। ट्विस्ट बोर्ड कैसी दिखेगी, एक मिनट, ट्विस्ट बोर्ड थोड़ी मुश्किल से ही बन पाती है यार मेरे से। ठीक, गंदी सी बन गई यार, फिर से मज़ा नहीं आ रहा। ठीक, कार्बन कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये ट्विस्ट बोर्ड है। ठीक है, तो इसे बना के ध्यान रखना बस, और कुछ खास बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें बस कन्वर्जन सीखना है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और आइसोमेरिज्म हम लोगों को आ गई है। तो होमवर्क वाली क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ही रखेंगे, होमवर्क क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रख लेते हैं उसे। कमेंट करके बताना अगर यहाँ तक तुम पहुँच पाए हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ऑफ मीन्स आइसोमेरिज्म एक डिफिकल्ट क्लास होगी जो मंडे को आएगी, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। आइसोमेरिज्म एज सच खत्म हो गई है पूरी, बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बची है, उसे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, और बहुत सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो बाय बाय।